करते जी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार किया। यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी, यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता। नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। पाठ्यक्रम अब पार्टियों के हेडक्वार्टर से नहीं बन सकता। पाठ्यक्रम सड़कों और गलियों और गांवों और ढाणियों से बनेगा, यह निश्चित किया भारत जोड़ो यात्रा। लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। जी हां, 24 का मुद्दा क्या? 24 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा? विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, अडानी का मुद्दा वगैरह वगैरह, तमाम बड़े मुद्दे। मगर सत्ता पक्ष कहता है G20 का गौरव, चंद्रयान का गौरव, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव, और इसके साथ गरीबों के साथ खड़ी सरकार होने का दावा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, तमाम दावे। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में सभी मुद्दों पर मोदी का चेहरा अकेले दम पर भारी पड़ेगा? बीजेपी दावा कर रही है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रही है, जनता उसका जवाब पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर मोहर लगा के देगी। बीजेपी को यही उम्मीद है। मगर सवाल यह कि क्या मुद्दा देश की जनता जो चुनेगी वो मुद्दा होगा क्या? क्या वाकई में भारत और इंडिया वाला मसला भी होगा? वहीं एक और दिलचस्प खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बाकायदा इस बैठक में 3 प्रस्ताव भी पारित हुए, 3 प्रस्ताव अलग अलग। उदाहरण के तौर पर पहला प्रस्ताव इस बैठक का था केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन को लेकर। दूसरा प्रस्ताव था मणिपुर में जारी हिंसा के पीड़ितों के लिए, और तीसरा प्रस्ताव था हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए। खैर, ये तो बात रही कांग्रेस की। मगर सवाल यह कि आखिरकार विपक्ष की नजर में वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वो चुनावी रण में उतरेंगे? अकेले क्या वाकई सभी मुद्दों पर पीएम मोदी भारी पड़ेंगे? 24 की किसकी कैसी है तैयारी, और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा भारी? और क्या विपक्ष उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा जिसका वो जिक्र कर रहा है, या फिर मुद्दा वो होगा जो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी तय करेंगे? जैसे कि जिक्र किया महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना,
अडानी का मुद्दा, मणिपुर, हरियाणा, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। लेकिन बीजेपी चुनावी रणनीति के तहत क्या विपक्ष को अपनी पिच पर चुनाव लड़ने पर मजबूर करेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अमित शाह का अंदाज, जो इंडिया गठबंधन पर अपने ही अंदाज से इन दिनों वार कर रहे हैं। पहले यह सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है, वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? तो 24 का मुद्दा क्या होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, इनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। कुछ उजाला कम है, प्रदीप जी उजाला लाइए। हमारे साथ भूदेव शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा नरेंद्र सोनी साहब बन गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले प्रेम जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं, फिर राजनीतिक टिप्पणी लेंगे। क्या लगता है आपको, मुद्दे तो भरपूर हैं, किस मुद्दे में कितना दम, आपका आकलन क्या कहता है? कौन सा मुद्दा होगा हावी 24 में? देखिए तिलक जी, चुनाव में अभी वक्त है और मुद्दे क्या होंगे इसमें पार्टियां जुटी हुई हैं। मुद्दे आजमाए जा रहे हैं, कौन से मुद्दे तय हुए। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की ठान की है। उसके अलावा भ्रष्टाचार, महंगाई, अडानी, ये सारे मुद्दे भी होंगे। और इसके अलावा विक्टिम कार्ड भी होगा कि विपक्ष पर हमला, डेमोक्रेसी का खात्मा होना, ये 2-3 मुद्दे विपक्ष के इर्द गिर्द हैं। और सत्ता पक्ष की बात करें तो वो आजमा रही है, यूपीसी को मुद्दा बनाने की सोची लेकिन उससे पीछे हट गए। एक देश एक चुनाव को भी मुद्दा बनाना चाहा, उससे पीछे हट गए। अभी सनातन को मुद्दा बनाने की कोशिश फिलहाल दिख रही है। पार्टी नेतृत्व इस पर जोर दे रहा है बार बार। आरएसएस ने भी बैठक में कहा है, बीजेपी में भी कहा गया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मंत्रियों के बीच कहा था कि सनातन पर मोर्चा लेना है। तो सनातन पर मोर्चा लेने का मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर
वापसी, क्योंकि राम मंदिर का भी निर्माण होना है। तो हिंदुत्व के इर्द गिर्द, लेकिन ये भी इतिहास है कि सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलता है। तो अब आप देखेंगे कि अनंतनाग जैसी घटनाएं अब घट रही हैं। पहले भी कुछ आतंकी घटनाएं घट रही थी, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर एक तो बड़ी घटना इस वजह से भी आई है, लेकिन अब ये सुर्खियां बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहने वाली है। पाकिस्तान को जवाब दो, इस तरह की आवाज बुलंद होगी, और कोई अगर बीच में वार्ता करने की बात कह दिया या कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो उसको फिर देश विरोधी, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं पीएम मोदी, इसलिए जनता उनके साथ है, और विपक्ष अभी तक कोई ना चेहरा तय कर पाया और ना ही एजेंडा। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ। देखिए, सत्ता को हटाना तो विपक्ष का एजेंडा होता ही है। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनको हटा करके ही सत्ता बदला जा सकता है, वो तो होता ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़ सकती है, पहले भी उसमें लड़ा है। तो ये उनका पॉइंट है। और नरेंद्र मोदी को चेहरा तो क्लियर है ना प्रेम जी, वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष में भले ही कंफ्यूजन है कि भैया चेहरा कौन होगा, सहरा किसके सर बंधेगा, बारात निकल गई, दूल्हा कौन होगा, ये तो अभी तय नहीं है। कम से कम यहां पे ये कह रहे हैं हमने तो तय है कि पीएम मोदी। हाँ, तो लोकतंत्र को जो लोग बारात मानते हैं वो ऐसा जरूर सोचेंगे, लेकिन लोकतंत्र बारात नहीं है। लोकतंत्र तो जनादेश है। जनता जिसको चुनेगी वही प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा लड़ करके हर बार भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ी है। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हर बार चेहरा रख करके चुनाव लड़ती है। तो ये बहुत पुरानी डिबेट हो गई कि चेहरा कौन है। ओके प्रदीप जी, और प्रेम जी जो बात कह रहे हैं कि पिच सियासत की तैयार हो रही है, कच्ची और पक्की, लेकिन मुद्दा बिल्कुल साफ है। बीजेपी का एजेंडा सनातन और हिंदुत्व, इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा 24 का। लगता है आपको? भारतवासियों को सादर प्रणाम करना चाहूंगा पहले तो जी। देखिए, मुद्दे तो अब इतने सारे हैं चुनाव को लेके कि 24 के 24 दलों को जवाब अपने मंच पे देने को मिलेगा नहीं। और जवाब के लिए इनको ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या जवाब दें, और जो सत्ता पक्ष क्या क्या कह रहा है। आज देखिए, आज गलियारों में सबसे चर्चा है जो ये ठगिया गठबंधन ने जो पत्रकारों को बायकॉट किया है, तो क्या लिखते हैं आज की स्टेटमेंट में पवन खेड़ा जी की, इसलिए करा गया है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो। ये पत्रकारों को गलतियों का एहसास कराना चाहते हैं। ये वो फाइट देके पत्रकारों को उन्होंने जो बायकॉट करा है, जो कि जो कड़वे सवाल पूछ के जो इनको चुभते हैं, वो बुरे लगते हैं कि इनके इतिहास में ना घुसो, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के से या जितने दल हैं उनमें इतिहास में ना घुसो और इनके मुंह की बोलो। आज मुद्दा ये सबसे बड़ा है कि आज मीडिया को चौथा स्तंभ कहने वाले किस तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मीडिया से डरते हैं, फेस नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते। सबसे आज बड़ा मुद्दा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, पत्रकारों का बायकॉट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पहली चीज देखिए, जो चौथा स्तंभ कहते हो आप अपनी कुर्सी का चौथा पैर कहते हैं आप। सर मैं पूरा खत्म कर रहा हूं सर। एक मिनट, क्योंकि आपने हमारी बिरादरी की बात की तो मैं उस पर भी छाया डाल देता हूं। पत्रकार वो भी हैं जिनको मध्य प्रदेश में नंगा किया जाता है, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। पत्रकार वो भी हैं जो दाल रोटी और दाल नमक की खबर भी दिखाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनकी खबर कोई नहीं दिखाता। पत्रकार वो भी हैं जो सड़कों पर जिनकी हत्या हो जाती है, उनकी खबर कोई नहीं दिखाता। बिल्कुल, आपने है ना सर, वो भी पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिन पत्रकारों को, और अगर पत्रकार, हाँ ना, विषय आज ये नहीं है ना सर, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं कल। मैं विषय, आपने कहा कि 24 के मुद्दे, और आपने कहा मैं 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। जिन्होंने पत्रकारों पे अत्याचार करा वो सस्पेंड और घर बैठ गए। आप उनसे तो पूछिए, जिन्होंने हत्या करवा दी उनका क्या हुआ। सर, सुन लीजिए सर, प्लीज मुझे थोड़ा सा मिनट लग जी प्लीज।
नहीं, पत्रकारों का सम्मान, आप फिर वही विषय भटक जाएगा। फिर भूदेव जी कहेंगे कि भैया आपने इन 9 सालों में, 9.5 सालों में कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, है ना? कितनी बार पत्रकारों को बुला के आपने कहा कि भैया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें? आप कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट कर रखा है। नहीं तो फिर जब मनमोहन जी होते तब मनमोहन क्यों बोलते थे? नहीं चलेगा, हम हर बात का जवाब देते हैं मीडिया में आके। अच्छा, हाँ, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है? कहता रहा हूँ सर, विषय भटक रहा है, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मत करिए, वो आपका विषय है। नहीं तो फिर विषय आज पत्रकार विषय नहीं है आज। सर मैं मुद्दा बना के लाया हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, दिखाइए। मुद्दा तो रहेगा कि जो ये सनातन और हिंदू पे वार कर रहे हैं, हाँ। 24 के 24 मुद्दा तो ये रहेगा, और इनको 140 करोड़ जनता को बताना पड़ेगा कि बताइए आपने हिंदुओं को टारगेट क्यों किया है। अच्छा, आप मुस्लिम टारगेट पे नहीं है, क्रिश्चियन टारगेट पे नहीं है। क्या ये मुद्दा ये रहेगा? मुद्दा तो ये रहेगा कि बताइए आप कि अगर 2024 में अगर सत्ता में आते हैं तो आपके देश के लिए क्या क्या चीजें, योजनाएं। आपने कहा कि सनातन और हिंदुत्व मुद्दा रहेगा, और फिर आपने कहा कि ये लिस्ट देखो। मैं लिस्ट देखिए, मैं लिस्ट क्या बनाया, देख सुन लीजिए। राहुल गांधी और सोनिया जी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं और हिंदुओं को गाली बकते, धर्म के बारे में बोलते हैं। अखिलेश जी यादव हैं, यदुवंशी हैं, कृष्ण के नहीं, मेरा इस मामले में थोड़ा ज्ञान कमजोर है। एक मिनट, एक मुद्दों पर आते ना, मेरे को ये आता नहीं है प्रदीप जी, ये वाला आता ही नहीं मुझे, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे, ये मुझे आता नहीं है। ये आपने कहा ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट मैं भी दिखाता हूं आपको, मैं लिस्ट पढ़ दूं? हाँ पढ़िए, मैं ही पढ़ता हूं जी। आपने 2014 से पहले एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार, ठीक, भाजपा सरकार। हाँ, तो 2024 में महंगाई मुद्दा होगी? बिल्कुल होगी। होगी। आप मानते हैं कि देश में महंगाई है? बताएंगे, महंगाई के बारे में बिल्कुल जनता को बताएंगे, विपक्ष की हर बात का जवाब देंगे। हाँ, और पूरी चीजों को बताएंगे। हाँ, भटकेंगे नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, देंगे, अच्छी बात नहीं भागेंगे। नहीं, अच्छी बात है, आपने कम से कम ये माना तो सही कि महंगाई है। खाद्य महंगाई दर मैं पढ़ देता हूं आंकड़ा। खाद्य महंगाई दर अगस्त के महीने में 10% से ज्यादा, जुलाई में करीब 12% के करीब पहुंच गई थी। जुलाई में खाद्य महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर अगस्त में 6.8%, जुलाई में 15 महीने के सबसे ज्यादा 7.44%, और आरबीआई का जो कैपिंग है वो 6% के आसपास। सर महंगाई है, आप मान रहे हैं इस बात को, है ना सर? तो गरीब की थाली जिसका जिक्र करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई मुद्दा है ना 24 में, मानते हैं ना आप? तो बिल्कुल चलाओ चावला जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात का, बिल्कुल निडरता। या फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे के इतर जब हम सनातन और हिंदुत्व का जिक्र करेंगे तो वो मुद्दे खत्म, गौण? क्यों खत्म होने चाहिए? और क्यों खत्म होने चाहिए? महंगाई का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो या हिंदू का मुद्दा हो, सब पे बहस होनी चाहिए। मगर उनसे पूछिए जो बहस के टाइम पे भाग जाते हैं। आपने परसेंटेज तो मुझे बहुत गिना दी चावला जी, जो पिछली पार्टी जो छोड़ के गई देश को, किस कारागार पे छोड़े गई थी, कहां? तो महंगाई के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? वही तो कह रहा हूं ना, वो तो बता दीजिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने तक के पैसे थे, कि 47 तक के हथियारों के लिए पैसे नहीं थे, गोली तक के पैसे नहीं थे। प्रदीप जी एक मिनट, विषय दूध सर जी, विषय को घुमाइए मत प्लीज। नहीं, मैं विषय नहीं घुमा रहा, मैं तो दूध की बात कर रहा हूँ, आटे की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। के लिए बैठा हूँ। क्या विपक्ष जवाब देगा कि राजस्थान के अंदर आपने 12 रुपए 13 रुपए तक डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, प्रदीप जी, जो कि इनको करना पड़ा? मैं जवाब लूंगा, इतना तो यकीन करो, है ना? जो सवाल आपसे थोड़ी ना पूछूंगा, वो उनसे पूछूंगा। सर मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बिहार सरकार है कोई मेरे साथ बैठा हो, वो अपने प्रदेश के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं देगा। मैं आपके सामने वही सवाल पूछूंगा जो आपने उठाया, लेकिन मेरा उत्तर दे दीजिए। आप गारंटेड का जवाब मिलेगा ही नहीं। मैं तो बेरोजगारी जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिएगा ना। एक मिनट रुकिए सर, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए आप प्रदीप जी, एक मिनट। थाली जो गरीब की है, गरीब की थाली 24% महंगी होगी सर, तो महंगाई मुद्दा है ना सर? दूध, दाल, आटा, सबके दाम बढ़ गए सर, यह मुद्दा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं? नहीं बिल्कुल है, क्यों दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भागने वाला नहीं हूं सर, भागने वाला नहीं चावला जी। हाँ,
तो ये मुद्दा है कि नहीं? देखिए चावला जी, प्रदेशों की ये सरकारों लिस्ट को पढ़ देता हूं, एक मिनट। चावला जी मुझे थोड़ा सा पूरा तो करने अरहर की दीजिए। दाल अगस्त 2023 में, चावला जी एक मिनट, नहीं मैं पढ़ देता हूं, फिर आराम से जवाब दीजिएगा ना। आप जानते हैं मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं सर। नहीं अरहर की दाल, एक मिनट बता देता हूं दर्शकों को, हाँ, चेक बोलिए, कर बोलिए, लेते हैं, बोलिए। दर्शकों को बता देता हूं, फिर उसके बाद दर्शक अपने आप तय कर लेंगे। अरहर की दाल अगस्त के महीने में 140 रुपए की हुआ करती थी, ठीक, और सितंबर में इसके दाम पहुंच गए 160 रुपए। उड़द की दाल 105 रुपए हुआ करती थी, 115 पहुंच गई। मूंग की दाल 80 हुआ करती थी, 110 पहुंच गई। चने की दाल 60 हुआ करती थी, 82 पहुंच गई। मसूर की दाल 70 हुआ करती थी, 90 पहुंच गई। अब आता हूं आटे पर, आटे, प्याज, मसाले, दूध, उस पर भी आता हूं सर। चावल करीब 9%, अरहर की दाल करीब 37%, प्याज 23%, मसाले 28%, दूध 9%। सर ये महंगाई जो है, क्योंकि मैं सिलेंडर का जिक्र नहीं करूंगा, वो आप खुद ही तय करिए, है ना, 600 वाला 200 रुपए कम करके आप सब कुछ तय करिए चावला जी। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा हूं, ये महंगाई अब चुभती है आपको कि नहीं? चावला जी महंगाई क्यों है? शायद मैं और आप जितने बैठे सब मोल का आटा और मोल का दाल चावल कर खरीदे खाते हैं, और ये हमें आपको भी पता है कि राज्य सरकारों ने भी अपना वैट और टैक्स लेना होता है, वो महंगाई को भी जोड़ना चाहिए। अगर आप केंद्र सरकार पे टीटरा फोड़ना चाहते हैं तो केंद्र राज्य सरकारों को भी देखना चाहिए। आपने दालों की दर बताई, हम तो दालों की दर, अगर पिछले आप कहोगे कि आप पिछली बात करते हो, हमने देखा जो सबसे सस्ती चने की दाल 2014 से पहले तो मनमोहन सरकार जिम्मेदार होती थी ना। चावला जी मुझे बोलने तो दीजिए जी। सरसों का तेल 180 रुपए हो गया था, आज तो 120 रुपए आ गया। टमाटर 250 रुपए पहुंच गया था, टमाटर 20 रुपए आ गया। अगर महंगाई बड़ी घटी सही, ये तो आपको भी पता है कि देश और विदेश की आपदाएं क्या हैं और देश के अंदर क्या क्या आपदाएं, पूरा प्रदेश डूब गए, ये तो ये भी आपको ही पता है। अगर आप अगर लिस्ट लेके बैठे और देश की आपदा पे ना जाना तो कहीं नाइंसाफी दिखती है। अच्छा ठीक है सर। मैं तो आप पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार में 24 दलों को लेके आना चाहती है तो बताइए ना कि आपकी जो भ्रष्टाचारों के जो पिटारे खुले हुए हैं, सबसे पहले उनका क्या करेंगे? वो बंद करेंगे, ओके, उन पे काम करेंगे। ओके, वैलिड सवाल है। एक मिनट अब मैं भूदेव जी को चर्चा में ले आऊं। एक मिनट, बहुत देर होगी ना सर। भूदेव जी को, आप बहस नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके सबको पूरा वक्त दे रहा हूं। भूदेव भाई महंगाई का मुद्दा बना रहे थे और प्रदीप जी का सवाल बिल्कुल वाजिब था। मैं प्रदीप जी के सवाल के साथ खड़ा हूं, 100% सही बोला। राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वैट आप वसूलते हैं। सबसे ज्यादा वैट इसलिए क्योंकि दिल्ली में 13 रुपए और राजस्थान में 31 रुपए, 2 गुना, और आप महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या गजब है सर, कि नहीं भूदेव भाई? जी तिलक जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सबसे एक रूप में सवाल करते हो, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा की भी कामना करता हूं, क्योंकि आज जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहे या इस देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो आपने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो वो किसी से छुपा नहीं है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि वैट इतना, तो कई चीजें होती हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। राजस्थान के पास रिसोर्सेज का कोई और साधन नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ रेगिस्तान ज्यादा है। दूसरी बात, आज राजस्थान सरकार है जो पूरे देश में सबसे अधिक वहाँ के लोगों को राहत देने का काम कर रही है। प्रदीप जी सुन लो, बहुत टाइम से सुन रहे हैं आपको, अभी आपके सुन लिया। प्रेम जी ने भी बताया कि आपका मुद्दा तो केवल वही है, सनातन और हिंदू धर्म। आपके मुद्दे सनातन और हिंदू धर्म है, तो उससे तो आपको महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो पार्टी है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो या कहीं पर भी हो, महंगाई भी मुद्दा होता है, बेरोजगारी भी होता है। आज राजस्थान के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी पेट्रोल कितने का मिल रहा है? ना, ये गैस सिलेंडर छोड़ो, पेट्रोल बताओ, पेट्रोल कितने का भूदेव भाई? खाना मिल रहा है। अरे वो कुछ का जनता का पैसा है, जनता के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, तो मतलब पेट्रोल और एक मिनट भूदेव भाई ना, विद्यार्थी अगर पेपर देने भूदेव जाते हैं जी, तो रुकने खाने की व्यवस्था की जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम से महंगाई नहीं बढ़ती है ना? पेट्रोल और डीजल का दाम अगर ज्यादा हो तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, सही है ना? बिल्कुल बढ़ेगी।
बिल्कुल बढ़ेगी। ये जिम्मेवारी किसकी है? पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कितनी सब्सिडी आप वैट जो है 31 रुपए वसूले हैं तो जिम्मेदारी मोदी जी की है। नहीं तिलक जी, मैंने क्या कहा, हर राज्य का डिपेंड करता है कि राज्य की स्थितियां किस तरह की हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली से राजस्थान की तुलना अगर वैट लगाने से करोगे तो ये पॉसिबल नहीं। तो फिर महंगाई कम करने, वही तो कह रहे हैं प्रदीप जी की महंगाई करने का सारा ठेका जो है मोदी सरकार ने ले रखा है क्या? तिलक जी मैं पूरी बात बता लूं, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। केंद्र सरकार जब टैक्स का पूरा पैसा लेती है जिसमें से 42% हिस्सा देती है राज्यों को, वो भी समय पे नहीं दे रही है। और फिर आप तुलना कर रहे हैं दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान की, जहाँ पूरा रेगिस्तान भरा पड़ा है, जहाँ लोगों के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से वसूल करेंगे? तो राजस्थान गरीब राज्य है। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार जो महंगाई राहत केंद्र लगा रही है, शिविर लगा रही है, हाँ। और पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा महंगाई से राहत देने का काम मैं दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसकी भी तुलना राजस्थान से कर रहा हूँ। राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई से राहत देने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। इसलिए आज ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास हिंदू और सनातन से बढ़कर के कुछ नहीं है। जो लोग ये अभी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया, मैं आपके चैनल पर बैठ करके कहता हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश का नाम पूरे विश्व में बदनाम करने का काम किया है। तो मीडिया अपने राष्ट्रपति से सवाल करना चाहती थी, उसको वो सवाल नहीं करने दिया। विदेशी मीडिया आकर के यहाँ कह रहा है कि समिट चल रहा है या चुनाव का प्रचार चल रहा है। G20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, वो तक नहीं हुई। तो ये क्या मतलब महंगाई और बेरोजगारी से इनको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं आज फिर बोलता हूँ, इनके लिए 2024 में मुद्दा सनातन होगा, लेकिन हमारे लिए चाहे हम सत्ता में थे, चाहे हम विपक्ष में हैं, देश के लोग देश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, किसानों के मुद्दे हो, उनके हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक मिनट प्रदीप जी, एक सेकंड भूदेव जी, मैं जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, नरेंद्र जी को चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से वेट करें। मैं माफी चाहूंगा नरेंद्र जी, मेरी आदत नहीं है, मैं बहस वाले विषय में नहीं पढ़ता, मैं चर्चा करता हूं। एक बात नरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल थोड़ा लीक से हटके है। ये तो मुद्दे गिनवा रहे हैं कि ये मुद्दा, प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं ये वाला मुद्दा, भूदेव जी ने कहा नहीं महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा। आपसे थोड़ा अलग विषय है क्योंकि आप पार्टी अलग है। ये लोग तो कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन आप लोगों ने तो साबित किया आप पार्टी ही अलग है। मतलब जो केजरीवाल जी कर जाए वो सबसे अलग है। मैं कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूंगा, इजाजत है नरेंद्र जी? जी जी प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा केजरीवाल जी की कुछ तस्वीरें हैं अगर प्ले कर पाए, और प्रदीप जी के चेहरे से अंधेरा भी दूर करिए। केजरीवाल जी की कुछ तस्वीरें प्ले करिएगा। ये देखिए, आप कहेंगे इस तस्वीरों में खास क्या है? भगवंत मान जी साथ हैं, केजरीवाल जी साथ हैं, उनके तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के उनके साथ हैं, मंच है और मंच पर नेता भी हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को। आप कहेंगे एक मौका केजरीवाल को, क्यों और कहां? आप प्लीज जरा स्क्रीन पर ले आइए। ये तस्वीरें जानते सर मैंने कहां की दिखाई? प्लीज सभी मेहमान अगर स्क्रीन पर आ पाए। सर ये तस्वीरें जानते कहां की हैं सोनी साहब? जी 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 बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की तस्वीर। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। नेता हो तो सोनी जी जैसा, मालूम है उनको कहां नेताजी मूव कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में क्या कुछ प्लान पक्का है चुनाव लड़ने का? देखिए चावला जी, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हाँ, अभी जो इंडिया गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, हाँ, वो केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए तय हुआ। अच्छा, मतलब सिर्फ लोकसभा तक मामला है। स्टेट में हम लोग अलग लड़ रहे हैं, ये तय हो चुका है। और इसीलिए हम एक राष्ट्रीय पार्टी भी अभी अभी बने हैं। 10 सालों के अंदर इतनी प्रोग्रेस की है आप सब लोगों की और देश की जनता के आशीर्वाद से। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कर दिखाया है, आज देश के हर राज्य को ये करना होगा। देश के हर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत है।
उन्होंने जो आपने मुद्दा उठाया महंगाई में एक एक पॉइंट वाइज गिनाए भी। नहीं, महंगाई वाले विषय पर आऊंगा। आपका अभी महंगाई वाला विषय थोड़ा अलग, उसी से संबंधित अभी थोड़ा एक मिनट इसी पे चर्चा करते हैं ना। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि हम लोकसभा तक की मामला है, भूदेव जी के साथ लोकसभा में हाथ मिलाएंगे, बाकी तो राज्य में हम चाहेंगे तो हम स्वतंत्र है, अच्छी बात है। लेकिन एक नैतिकता के आधार पर सवाल है, ये पब्लिक है, जैसे अब आपने आज छत्तीसगढ़ गए, उससे पहले राजस्थान में गए और आपने कहा गहलोत साहब क्या निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या क्या, आपने डरपोक। आपने उदाहरण के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भूदेव भाई जरा ध्यान से सुनना। और फिर उसके बाद आपने कहा कि ये नकारा है, निकम्मे हैं, इनको हटाओ और फिर हमें हमारी सरकार बनाओ। और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद जाओगे, कहोगे कि नहीं ये जो है ये साधु हैं जिन्हें आपने चोर साबित किया, फिर कहोगे ये साधु हैं। तो फिर जनता कैसे यकीन करेगी? या तो वो चोर होंगे या साधु होंगे। आपकी नजर में क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को, कैसे साबित करोगे जनता को? जनता तो पूछेगी ना कि 2 महीने पहले ही आपने कहा ये चोर हैं और फिर आप कह रहे हो कि नहीं ये तो साधु हैं। मैं बोलूं चावला जी? जी सर। देखिए क्या है कि पहली बात तो देश के लोग अब बड़े स्मार्ट हो चुके हैं और अच्छे से समझते हैं, लोकसभा में और राज्य के इलेक्शन में दोनों में अंतर बिल्कुल बखूबी समझते हैं लोग। हाँ, ठीक। तो राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। आज जो केंद्र के हालात हैं, आज जो देश के हालात हैं, उन पर उन मुद्दों से छुटकारा पाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। ठीक। और ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है, जो भाजपा ने जो हालात पैदा कर दिए आज देश के अंदर, कि 2014 से पहले महंगाई क्या थी और आज 2024 में महंगाई क्या होने जा रही है। हाँ, नहीं महंगाई के बारे में भूदेव जी ने बताया। एक सेकंड मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर मैं उसके बाद प्रेम जी के पास जा रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे भूदेव भाई हैं और प्रदीप जी क्यों इतराते, कहते गुजरात में हमने इतिहास रच दिया। प्रदीप जी ये नहीं बताते कि आपके सहयोग से इतिहास रचा, आप ना होते तो वो इतिहास ही नहीं रच पाते और ना ही कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ता। जो ऐतिहासिक हार हुई उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर आप चुनाव ना लड़ते इतनी बुरी तरह नहीं हारते वो। तो मैंने इसलिए जिक्र किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हैं 3 राज्यों में तो कम से कम। भूदेव भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? अगर ये गुजरात वाला कुछ मसला कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपके इंडिया वाले गठबंधन को I.N.D.I. चावला जी क्या है ना, मैं बता रहा हूं आपको कि नहीं, एक मिनट में भूदेव भाई से पूछ रहा हूं, वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग लड़ो, आपकी नीति सर जो करे मन करे आप करिए, आप पार्टी है। हाँ भूदेव भाई कोई आपत्ति तो नहीं आपको? हाँ तिलक जी बोलिए, दोबारा बोलिए। मैंने कहा कोई आपत्ति तो नहीं है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान चुनाव लड़े? नहीं बिल्कुल, देखो लोकतंत्र है, इसमें किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल सही। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनकर चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसे लड़ सकता है। और आज जब देश में तानाशाही सरकार को कोई रोकना चाहता है, मतलब लोकतंत्र को बचाना चाहता है, अब वो बी टीम कैसे हो गए? कल तक आप बी टीम बोलते थे उनको, अब वो बी टीम नहीं है, अब वो आपके साथ हैं। मैंने वही कहा ना। हाँ। अगर आज इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस तानाशाही सरकार को हटाना है, हाँ। और संविधान को भी, संविधान भी, तो निश्चित तौर पर सभी को एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। नहीं वो तो कह रहे हैं हमारा रास्ता अलग है राज्य में, हमने कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ा दिया कि राज्य में साथ लड़ेंगे। ये तो बात लोकसभा की है। आपको पहले वो डरपोक, निकम्मा, नकारा बोलेंगे राजस्थान में जाकर और फिर उसके साथ बिहार में जाके लिट्टी चोखा खाएंगे इकट्ठे। मेरी बात समझ रहे सर? और फिर आपको ही साधु साबित करेंगे वो, ये कह रहे हैं। मैं तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ, चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, आज जरूरत है देश के लोकतंत्र को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की। नहीं वो ठीक है सर, लोकतंत्र संविधान बचाओ, अच्छी बात है, आपको आपत्ति नहीं है ना? आपके गहलोत जी को अगर ये डरपोक निकम्मा जाके बोले कोई आपत्ति तो नहीं आपको? क्यों आपत्ति नहीं, कैसी आपत्ति नहीं है? बिल्कुल, अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब को अगर कोई बोलेगा तो निश्चित तौर पर। तो आपने सुना नहीं था वो क्या बोले थे केजरीवाल जी वहां जाके राजस्थान में? नहीं बिल्कुल पता है मुझे, बोला था। हाँ। लेकिन मौका देखो इस समय, अच्छा इग्नोर कर दें अभी। लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी को मौका देने की जरूरत है। कब तक लोकतंत्र? अगर उसके बावजूद भी कोई ये प्रेम जी ये जरा कंफ्यूजन क्लियर करिए, एक मिनट। लोकतंत्र का अधिकार है ना, अच्छी बात है, मैं वही तो कह रहा हूं। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, इसको संविधान को खत्म करने की कोई भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं है।
तो उसको खत्म कर दिया जाए। जिसकी जो इच्छा है वो लड़ाई लड़े, जिसकी जो जहाँ पर भी जाकर के चुनाव लड़े, और जिसको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो एक मिनट प्रेम जी, ये समझ में नहीं आया, ये बड़ी जबरदस्त मिस्ट्री है। वो कह रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो मसला नहीं, एक मिनट प्रदीप जी सुन लीजिए ना, प्रेम जी को सुन लीजिए। मैं छोटी चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, आप इसका जवाब मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। जब आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जब एक मंच पे होंगे तो कैसे एक्सप्लेन करें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा प्रेम जी बताएं। प्रेम जी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट राज्य तक सीमित नहीं है, लोकसभा की बात है, वहां हमारा कमिटमेंट है, हम लोकसभा में साथ लड़, राज्य में नहीं। लेकिन गुजरात तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वहां तो, और फिर ये कल तक यही कहते हैं ये बी टीम में अगर नहीं लड़ते तो वहां बल्ले बल्ले हो जाती, नहीं प्रेम जी? देखिए तिलक जी, इंडिया एक गठबंधन है, विभिन्न दलों का मोर्चा है, इवन यूपीए या एनडीए से भी थोड़ा अलग है, और जनता पार्टी के फॉर्मेट में तो है ही नहीं, और इसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, ये इकट्ठा हुई हैं ताकि देश में एक विकल्प बने। ठीक। इस बीच स्टेट लेवल पर अगर वो मैसेज देने में कामयाब होते हैं तो उसकी भी कोशिश इनके सामने लक्ष्य है। जब बाई इलेक्शन में घोसी में जीत हुई तो इंडिया की जीत बोल रहे थे ना सब लोग, तो उसी तरह से ये लक्ष्य है। लेकिन इस बीच अभी बहुत पानी बहना बाकी है गठबंधन में, सीट शेयरिंग तय होनी है, गठबंधन का समन्वयक तय होना है, कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीजें होनी बाकी है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में ये सवाल जनता के सामने नहीं होगा कि जिनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं 3 महीने 2 महीने के बाद फिर कहेंगे कि नहीं ये साधु हैं? तो अभी मैं इसी पर आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि वोट मांग रहे हैं कि मांगेंगे, अभी समय बाकी है, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी गुंजाइश बाकी है कि मिल करके चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो इसमें एक बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात का उदाहरण है, तो साथ में उत्तराखंड और हिमाचल का भी उदाहरण जी, और इवन पंजाब भी है जहां सत्ता छीन ली गई कांग्रेस से। तो 3 अलग अलग किस्म के उदाहरण हैं। तो आम आदमी पार्टी को कितना खुद को एसेस करती है और कांग्रेस उसको कितना एसेस करती है, या घटक दल उनको कितना एसेस करते हैं, इस हिसाब से आने वाले समय में एक रणनीति बनेगी। ऐसा नहीं है कि फ्री छोड़ दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी इंडिया में रहते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फ्रेंडली फाइटिंग होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत ही ये चुनाव में जाएंगे, ऐसी रणनीति बन रही है। लगता है आपको प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आरंभ भूदेव जी आपके पास। चावला जी, सबसे बड़ा विषय ये है कि आप ज्वाइंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है। जब एक मंच पे केजरीवाल साहब अपना बिजली मॉडल, स्कूल मॉडल, रोड मॉडल बताएंगे, तो अशोक गहलोत जी कौन सा मॉडल बताएंगे, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन सा मॉडल बताएंगे? ये बड़ा विषय रहेगा। ये जनता जो सामने बैठी होगी उसको शायद ये पागल समझते हैं, उन्हें अपनी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। आपको कैसे बतानी है, आप जनता का फेस कैसे करेंगे, एक मंच पे खड़े होंगे, उसके बतानी पड़ेगी। ये मत भूलिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ है, मंच आपको 24 दलों को साझा करने। नहीं, ये बात तो सही है ना, वोटर तो वही होगा ना प्रेम जी, राज्य में भी अगर चुनाव हो रहा है तो उसको वही वोटर तो लोकसभा में भी वोट डालेगा, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं। यहाँ यही कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी जल्दबाजी हो रही है कि जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो 5 राज्यों में, तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं, इन राज्यों में अभी इंडिया एक गठबंधन के रूप में न आया है, न इस बात को नकारा गया है। सभी पार्टियां अपनी नहीं, तो घोसी में आप कहते हैं कि ये देखो इंडिया गठबंधन की जीत है, और फिर जब यहां वाली बात आती है आप कह रहे हो कि कोई तस्वीर नहीं खींची। वो बात तो प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वोटर वही है। जहां आप एक तरफ कहेंगे कि भैया वही राज्य का वोटर लोकसभा में भी वोट डालेगा। अभी इस बात से इनकार नहीं है कि इंडिया गठबंधन के तौर पर नहीं लड़ेगा। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाए इनके बीच, सर वहां अगर जाकर रैलियां कर रहे हैं केजरीवाल जी, इसका क्या मतलब हुआ? वो इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं।
वो कह रहे हैं हमारी सरकार लाओ। डेफिनेटली देखिए, जब तक पार्टी गठबंधन के स्वरूप में नहीं आएंगी, इसके लिए समय बाकी है, खत्म नहीं हुआ, इस बात को समझिए। तब तक पार्टी के अपना कार्यक्रम छोड़ देगी, लेकिन गठबंधन के स्वरूप में आए, इसमें अभी हमें लगता है प्रदीप जी जल्दी इत्तेफाक रखते हैं। प्रेम जी जो बात कह रहे हैं, फिर मैं आरोप नहीं दी आपके पास। प्रेम जी फिर बातों घुमा रहे हैं, घुमा क्यों रहे? वो कह रहे हैं अभी तो तय नहीं हुआ कुछ। प्रेम जी नहीं, प्रेम जी ये तो आपको पता है कि मुझे भी पता है, जो साथ ही बैठे उनको भी पता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ है, चाहे कुछ राज्यों में ही है, चाहे पूरे देश में है, एक साथ है। तो एक मन साझा करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताना पड़ेगा कि मैंने दिल्ली में तो ये मॉडल करा, पंजाब में ये मॉडल, तो राजस्थान मॉडल क्या होगा, छत्तीसगढ़ मॉडल क्या होगा, वही बताना पड़ेगा। ऐसे जनता कैसे छोड़ देगी आपको? भाई वोट करना जनता को, अपना प्रतिनिधि चुनना है, कैसे चुनेगा? पहली चीज। मैं कांग्रेस के मित्र को बता दूं, मित्र आप राजस्थान को कैसे मानते हैं? क्या आप कंगला खाली मानते हैं? ये बात प्रेम जी मेरे इत्तेफाक, एक सेकंड इसी बात पे रहते हैं, एक मिनट। प्रेम जी ये बात समझ में नहीं आई, जो बात आप कह रहे हैं एनडीए का, तो एनडीए में भी तो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, कल को वो भी कहेंगे कि नहीं हमारा कमिटमेंट तो लोकसभा का है, आप रहने दो। कोई एनडीए का चेहरा आपको दिखाई देता है तो फिर ये ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कहा गया। आपको याद होगा चिराग पासवान जी ने एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को हराने का काम किया था विधानसभा चुनाव। नहीं तो कोई ओपनली ये कहता है कि भैया नहीं ठीक है, हम तो भैया ये निकम्मा नकारा, उसके बाद फिर कहते हैं कि वोट दो। चीज और बताऊं नहीं आपको, ओपनली कहा था तिलक जी, नई चीज बताऊं ओपनली आपको, कहा था चिराग पासवान ने कि नीतीश कुमार नकारा निकम्मा है, और एनडीए में रहते हुए कहा था। प्रदीप जी जल्दी से। ऐसा होता है। कांग्रेस ने दिल्ली का अपना प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, जो उन्होंने केजरीवाल का विरोध करा था अलायंस में होने का, तो भुगतना पड़ा। और कांग्रेस ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया केवल 10 दिन के अंदर, इमीडिएट। देखिए ये बात समझने वाली है कि उन्होंने कहा नहीं ये वही है जो इन्होंने श्रीमती स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी को छोड़ के पोस्टर लगवाए थे इन्होंने। भ्रष्टाचार कांग्रेस का पोल खोला था और हम चले गए थे, बिल्कुल देश से सुपड़ा साफ हो गया था। उससे आप कैसे गठबंधन कर सकते हो? तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को भुगतना पड़ी और 10 दिन में अपनी सीट गंवानी पड़ी अध्यक्ष की। ये बहुत बड़ा एक विषय है, मगर कांग्रेस जवाब नहीं दे पाएगी। कांग्रेस यहाँ कह रही है आज भूदेव भाई एक मिनट भूदेव भाई, ये आप कह रहे हो कि ये मसला जो है राज्य और लोग, चल ठीक है आप लोगों का आपस का मसला है, वो आपको कुछ भी कहें, आप दिल बड़ा करें और आप कहें कि चलो माफ करो, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या होगा? गहलोत जी को तो बोला, हमें थोड़ा बोला। लेकिन एक बात बताइए कि ये मध्य प्रदेश में आपने वादों का ऐलान किया, आपने कहा 500 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर जैसे हम राजस्थान में दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, वही जो बात नरेंद्र जी कहते हैं, सोनी साहब, वो वाला डायलॉग भी है। महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, पिछड़ों को 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारी दर 8% के करीब। ये तमाम बातें खैर वो विषय है। फिर ये जो सारे वादे हैं, ये सारे वादे, जातिगत जनगणना फिर हिमाचल में भी करवाओ, बिहार में भी करवाओ, ठीक, लेकिन ये इसके लिए पैसा कहां से आएगा? आप इनको मुफ्तखोर बोलते थे, आप भी सब कुछ बांट रहे हो। जी अगर महंगाई इस कदर बढ़ जाए कि जनता उसको सहन न कर पाए, तो सरकार का ये दायित्व तो बनता है किसी भी समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य में कि वहां की जनता की जो परेशानियां हैं उनको ध्यान रखने का काम सरकार करे। आज अगर केंद्र सरकार महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है, केवल सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, इन पर ध्यान दे रही है, तो ये राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि वहां की जनता को कुछ राहत देने का काम करे। आप मध्य प्रदेश में देख रहे हो कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो व्यापक का घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो। और रही बात सुविधा देने की, तो कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार की सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। बताइए, ये लोग तो मंदिरों में भी घोटाले कर रहे हैं, मंदिरों के अंदर जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उसमें भी ये घोटाले कर रहे हैं। तो तिलक जी, जिस तरह से हमने 700 रुपए सिलेंडर देने का काम, 500 रुपए का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी देंगे, महंगाई भत्ता भी देंगे, किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे, राज्य के युवाओं को रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो 1400 रुपए सिलेंडर पहुंचा करके 200 रुपए कम करते हैं, फिर बोलते हैं
आपके ये बहनों के लिए ये रक्षाबंधन का तोहफा है। ये बताइए कि आप 1 साल से बहनों को लूटने का काम कर रहे थे और उसके बाद में आप 200 रुपए कम करके बहनों की कौन सी रक्षा करने का काम कर रहे हो? कौन सा तोहफा देने का काम कर रहे हो? कौन अपनी बहनों को लूटने का काम करता है? मामा जी आप तो खंड बाबा बन गए हो, आपने तो भांजे और बहनों किसी को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर जनता पूरा मर बना चुकी है। तिलक जी मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, निश्चित तौर पे शिवराज जी तो छोड़िए, अगर वहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जी या इनके जितने भी बड़े नेता हैं वो भी अगर चुनाव प्रचार करने आते हैं तो निश्चित तौर पर वो शिवराज जी पहुंच गए राजस्थान से, अभी हिंदू में पहुंच गए। तुम्हारा अलायंस हिंदू उल्टा सीधा गाली बोल रहा है हिंदुत्व पे। राहुल गांधी से पूछिए ना, राहुल गांधी के ऐसे थोड़ी पकड़िए, पूछिए कि तो हिंदुत्व के बारे में फालतू क्या बोलता है। उदयनिधि से पूछो, गाल मुंह पकड़ के ऐसे क्यों है तो हिंदुओं के बारे में क्यों बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। केवल ये जो India जो करप्ट है यही केवल दे रहे हैं। चिंता मत कीजिए, 120 करोड़ हिंदू सुपड़ा साफ कर देंगे। 24 के 24 दलों का दिखाई नहीं देंगे। आप जितना गाली बोलना बक लीजिए। और आप एक मिनट सर, और राजस्थान के बारे में क्या करते हैं आप? तिलक जी एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट इस तरह की नहीं चर्चा। एक मिनट प्रदीप जी, झूठे ऐड क्यों दिखाते हैं? प्रदीप जी आप ऐसे लोगों को रोकते नहीं हो जिनको बोलने का कोई तमीज नहीं होता है। एक मिनट प्लीज एक मिनट। आपने कहा कि आपके नेता इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। प्रदीप जी, वो चाकू छुरी तेज करवा लो, वो किसने कहा था? वो किसने कहा था कि गोली मारो? वो फिर किसने कहा था कि कपड़ों से पहचाना जाता है? और किसने कहा था कि शाइन इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाइन बाग तक करंट जाए? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिर आप कह रहे हो कि नेताओं का जिसने एक मिनट इस विषय को छोड़ते हैं यहीं पे। नरेंद्र जी एक बात बताइए, आपने तय किया आपकी नीति क्या है? आपने तय किया आप लोगों का कॉमन एजेंडा क्या है? आपने तय किया कि आपका चेहरा कौन है? क्या आप लोग सड़कों पर एक साथ उतर के सामने आए जैसे 2014 से पहले विपक्ष के रूप में बीजेपी थी? आप लोग कहीं तो दिखाई नहीं देते। ना नीति, ना एजेंडा, कुछ भी तो तय नहीं है, ना चेहरा। आपने गठबंधन की बात करी, अभी हमारी गठबंधन की बैठक हुई मुंबई के अंदर और वहां निर्णय लिया गया कि गठबंधन की पहली साझा महारैली होने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर और ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी भोपाल में। और यहाँ पे मुद्दे होंगे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये भी बता दिया। और जहां तक आपने चेहरे की बात कही है, चेहरा इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे चेहरे हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई चेहरा हो तो बता दीजिए। अगर मोदी जी की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा कोई चेहरा खड़ा होने के लिए, भाषण देने के लिए। ईमानदार चेहरे का नाम बता दीजिए श्रीमान सोनी साहब। हमारे पास तो चेहरों की भरमार है। ईमानदार की पूछो। हमारे पास इतने सारे, और देखिए हमारे पास टीम है और टीम जीतती है, टीम खेलती है, तो टीम जीतती है। और महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज लोग आपसे पूछने के लिए बैठे हैं कि जिसको भ्रष्टाचार के लिए चिल्ला चिल्ला के आप लोग कहते हैं, वो भ्रष्टाचार जिसको आपने कहा, अजीत पवार को जाके आपने कहा 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कर लिया, उसको अपनी पार्टी में लेके आपने डिप्टी सीएम बना दिया। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे क्या? आपके भ्रष्टाचार तो इतने हैं कि ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सारे के सारे करोड़ों रुपया लेके भाग गए। आज तक आप उनको वापस नहीं ला पाए। ये सारे लोग पूछ रहे हैं, बैंकों का दिवाला निकाल दिया आप लोगों ने। बेरोजगारी में आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये जनता आपसे पूछ रही है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? सुन लिया कीजिए, आपकी किसी की बारी में मैं बोला नहीं हूँ। बताइए प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? प्रदीप जी, बोला नहीं हूँ मैं आपकी किसी की बारी में। और जहां तक आपने बात कही कि भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, और आपने बात कही महंगाई की, महंगाई 2014 से पहले आज डबल ट्रिपल हो चुकी है। पेट्रोल के और डीजल के दाम, जो पेट्रोल 60-65 रुपए हुआ करता था, वो 100-105 रुपए चला गया है। डीजल के दाम 90 रुपए 100 रुपए चला गया है। तो आपको तो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पे बैठ के जवाब दे नहीं पाएंगे आप। इतने सवाल हैं लोगों के आपसे।
आप क्या जवाब देंगे? आपने नोटबंदी करके सारे देश की कमर तोड़ के रख दी। आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज भी हमारे शहीद हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है, हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है। कहाँ गया आतंकवाद? क्या किया आपने आतंकवाद पे? पूछ रहा है देश आपसे। बड़ा दुख होता है। शहीद आशीष, मेजर आशीष की माता जी ने पूछा है, माता जी का सवाल है, सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने कहा सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक जैकेट भी देने के लिए नहीं है जवानों को, जो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए, घुटने तक की सुरक्षा दी जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेजर आशीष की माता जी ने सवाल किया, वायरल है पूरे सोशल मीडिया पे। पूछ रहे हो आपसे, आप ही के राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी ने सवाल उठाया था, वो लगातार वायरल होता रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने ही पूछा है कि अगर 40 जवानों को हेलीकॉप्टर दे दिया जाता तो पुलवामा में 40 शहीद नहीं होते हमारे जवान। एक मिनट, जब आप पद पर होते तब इस तरह के बयान कोई नहीं होते था, है ना? एक मिनट रुकिए, अभी उस विषय में मत जाते हैं। भूदेव जी एक मिनट भूदेव जी, क्या ये सवाल नहीं है कि आप लोग एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, अच्छी बात है, चाय कॉफी टी पार्टी सब कुछ होता है, अच्छी बात है, लिट्टी चोखा खाते हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन देश को बताना तो चाहिए कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। जैसे कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक ईमानदार चेहरा बता दो। अगर आप ये कह रहे हो कि आप चेहरों की बात छोड़ कह रहे हो, वो एक ईमानदार चेहरा बता दो जिसके ऊपर दाग नहीं है। भूदेव जी। तिलक जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके पास दाग नहीं है? ये देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी की दलाली करने वाले प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय 4 मंत्री एक मिनट भूदेव जी, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, आपके भी हैं और हमारे भी हैं, आप माने ना माने लेकिन जनता ने उनको चुना है। थोड़ा सम्मान के साथ बात करिए। बिल्कुल। हाँ देखिए तिलक जी, सम्मान के साथ किया है। अगर जनता ने चुना है तो जनता का काम है सवाल करना। जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये अडानी और अंबानी के लिए आप दलाली क्यों कर रहे हो, तो वो उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं सदन में आकर के? क्यों वो जनता के सवालों से भागते हैं? ऐसे लोगों को बताइए, सामने बैठ के देखते हुए तो ये सवाल तो जायज खड़े होते हैं कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है मोदी जी। सुनो आप भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में और इंडिया गठबंधन के पास अपने लोग चेहरा है। मैं आपसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहा था, आप लोग तो ये भी तय नहीं कर पाए नीति क्या। आप तो कह रहे हो नहीं मोदी जी हटा दो, आप ये नहीं बता रहे कि हमारी नीति क्या है। आप कह रहे हो नहीं मोदी जी हटाओ, आपसे पूछा जाता है चेहरा कौन, आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में। आपसे पूछा जाता है नीति क्या, आप बोले कि संविधान खतरे में। आपसे पूछा जाता है कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या, आप बोले मोदी जी हटाओ। तिलक जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? आज देश के अंदर जो महंगाई है इसको कम करना है। नहीं कैसे करोगे इसको कम करना है, ये देश को ये खंडित करना नहीं कैसे करोगे, जनता को बताओगे? नरेंद्र जी फाइनल कमेंट जल्दी से। नरेंद्र जी। चावला जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही है। हमने बता दिया कि मुंबई में बैठक हुई, सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है और भोपाल के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि आप राज्यों में जाकर कहेंगे कि इनको हटा दो, ये भ्रष्ट सरकार है, और लोकसभा में जाकर कहोगे कि ये ईमानदार है, इनको वोट दे दो। ये आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? नहीं, देखिए, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, राज्य के मुद्दे अलग हैं। सर जनता तो वही है नरेंद्र जी, जनता तो वही है जिसने राज्य में लोकसभा में वोट डालना है। तो वही जनता केंद्र की अलग सरकार चुनती है, राज्य की अलग सरकार चुनती है। तो मतलब राज्य में आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, जब राज्य का चुनाव होगा और लोकसभा में कहोगे कि ये ईमानदार लोग, इनको वोट दे दो। कांग्रेस पार्टी अलग यूनिट है ना, अगर राज्य के अंदर कोई और चला रहा है ना, यूनिट अलग है ना। अगर उनकी नीति ठीक नहीं है तो उस पर सर जनता को समझा पाओ तो बहुत अच्छा, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। मुझे तो एक सीधी सी फिलॉसफी है भैया, या तो वो भ्रष्टाचारी है या फिर चोर है या फिर ईमानदार है। जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर के से। एक मिनट प्रदीप जी, एक सेकंड फाइनल कमेंट आपका। प्रदीप जी, एक गंभीर विषय और छूट गया, क्योंकि महंगाई की बात हो रही थी। एक आंकड़ा और आया जो दावा कांग्रेस करे, कह रही कि पिछले 5 साल में, यह आंकड़ा बेहद गंभीर है। अगर वाकई इस आंकड़े में दम है तो यह आंकड़ा बहुत गंभीर है, क्योंकि यह आंकड़ा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी से जुड़ा है। आंकड़ा यह है कि 5 साल में 47% लोगों ने 5 साल में 47% लोगों ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर कर दिया।
समझ रहे हैं सर? अगर 5 साल में मतलब देशवासियों का भविष्य दांव पर लग गया, अगर जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो करीब 47% लोगों ने अगर सरेंडर कर दी, तो आपको हैरानी हुई प्रदीप जी सुन के? बिल्कुल 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 हैरानी हुई। मैंने अभी पढ़ा नहीं था मैंने विषय में, और चावला जी मैं इस विषय में जरूर पढ़ूंगा। अगर नहीं आपने पढ़िए, मुझे अच्छी तो- बात है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं, आप बहुत- कह रहे हो बहुत गंभीर मुद्दा है। महंगाई के मोर्चे पर अगर देश की जनता लड़ रही है तो ये जीवन बीमा की बात है। मैं वही तो चावला जी, आपने 2 पार्टियों से पूछा ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो इन्होंने ये बताया नहीं कि आते ही कि भाई जो LIC है जो 47% जो माइनस हो गई है इसको 100% कैसे करेंगे। कुछ हो तो सही के पास, केवल इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के से लड़ना है बस। सर अमृतकाल में अगर ये स्थिति हो तो फिर क्या कहोगे आप कि जीवन बीमा जो है वो बताओ 47% सरेंडर हो गया? मैं बिल्कुल मैं मना नहीं करूंगा, मगर मैंने इस विषय में अभी पढ़ा नहीं है ना, मेरे संज्ञान में है, और मैं बोलूं तो इस पे क्या बोलूं। ठीक, ओके। ये अफसोसजनक बात तो है ही, आपने अगर बताइए तो मैं नहीं, ये नकार नहीं रहा विपक्ष आपके आरोप क्वेश्चन लगा को। रहा है, ये भूदेव जी की पार्टी ने बकायदा ट्वीट किया, कहा कि ये अगर ये लगा रहा है तो मैं जीरो करता हूँ, ये बेकार है, बोलना ही आता है, इन पे कुछ नहीं होता, बाद में मुखी खाते हैं। ठीक। और अगर ये आपका डाटा है तो मैं इसके लिए अफसोस करता हूँ, इनके लिए तो नहीं कर सकता कभी भी। ठीक, ओके। इनको तो विषय चाहिए। यानी आपने कहा कि सनातन और हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा होगा 24 का। साहब एक बात तो बताओ, रोज गालियां सुन रहे हैं हम लोग, आपने रोज गाली सुन रहे हैं, और कौन बोल रहा है? इनका LIC गाली बक रहा है। किसी का मुंह चुप कराया अब तक? अभी राहुल गांधी को ले ठीक लो, है, कभी नहीं मैंने आपसे सिर्फ लालू यादव कंफर्म का कर रहा ले लो, था, आरजेडी यही है ले ना लो। आपका सनातन और हिंदुत्व मुद्दा होगा 24 का? सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आपने एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, हम पूछेंगे इनसे, ये बताइए 24 दलों में कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा? ईमानदार नेता बताइए अपना। ठीक, बताइए ओके। CBI के घेराव में क्यों है? ओके, थैंक यू, आप हिंदू गाली क्यों थैंक यू बकते हो? प्रदीप जी, आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। भूदेव जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, नरेंद्र जी आपका भी। तो अब देखते हैं, मुद्दों की भरमार है, लेकिन कौन सा मुद्दा होगा हावी, अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी और खासतौर पर PM मोदी सरप्राइज देने में सबसे आगे है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। UPA के नाम से वो काम करते थे, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए,